परिवर्तन। बचपन से ही कहानी सुनने का मुझे शौक था। मुझे कहानी कहने वाले या लिखने वाले अत्यंत पसंद थे। जिन बातों या विषयों के बारे में हमें जानकारी न हो, उनके बारे में यदि कोई हमें बताए तो क्या हमें सुनने की उत्सुकता नहीं रहेगी? आनंद की पराकाष्ठा से क्या हम आंखें मूंद लेंगे? मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी दादी द्वारा सुनाई जाने वाली भूत प्रेतों की कहानियों को सुनते रहने से कहानियों के प्रति कौतूहल जाग उठा। मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है कि मेरी दादी द्वारा सुनाई जाने वाली एक कहानी में मेरे दादाजी, जो गांव के पटवारी थे और जिनका नाम रंगरेडी था, ने एक दमड़ी भी खर्च किए बगैर भूतों से 50 एकड़ ज्वार की फसल कटवाई थी। मैंने अपने दादाजी को या भूतों को देखा नहीं था। मेरी दादी कहा करती थी कि मेरे पिताजी के साथ ही ये अशुभ काल चला गया और शुभ काल आ पहुंचा है। ये सुनकर मुझे दुख हुआ करता था, मानो कुछ पता चल गया और कुछ नया आ गया है। जब मैं प्राथमिक कक्षा में था तब मेरी दादी गुजर गई थी। उनके साथ ही कहानी सुनाने का अच्छा काल भी चला गया था। उसके बाद स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ ही मेरे भाग्य में थे। वे पाठ ही मुझे अच्छे लगे क्योंकि उनमें पुराण संबंधी कथाएं जो होती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म होते होते काशी यात्रा की कथाएं और बेताल कहानियों से लेकर मरकर जी उठने वाले आदमी तक की कहानियां मैंने पढ़ डाली। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान जिस प्रकार की किताबें पढ़ने को मिलती, चाहे रोमांस से भरी हों या श्रृंगारिक हों, मैंने पढ़ डाली। ये श्रृंगारिक कहानियां मेरे मन में मधुर भावनाओं का संचार कर मेरी नस नस में उत्तेजना भर दिया करती थी। मैंने जिन कहानियों को पढ़ा था उनमें दुनिया ही अद्भुत थी। पिपरमिंट की तरह मीठी, शराब की तरह नशे में डुबो देने वाली थी। मैंने एमए तेलुगु से किया। इस तेलुगु भाषा ने भी इस प्रकार के कथालोक के निर्विकार आनंद के पोषण से जितना हाथ बटाया, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि मैं इस स्थिति का अनुभव अधिक समय तक नहीं कर पाया। मैंने एमए कर लिया किंतु कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी बीच पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। दादाजी और पिताजी द्वारा काले किए गए कागजों की वजह से हमारी जायदाद करीब करीब खत्म हो गई। मेरे पिताजी के चल बसने के बाद गांव के पटवारी का ओहदा भी चला गया। पिताजी अपने पीछे 2 एकड़ जमीन के साथ माँ, 2 छोटे भाई, 2 छोटी बहनों और एमए की डिग्री के साथ मुझे छोड़ गए। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी सुनी हुई कहानियां पढ़े हुए उपन्यास और कहानियों जैसी नहीं है। पता नहीं, कोई अनजानी और किसी को समझ में न आने वाली ईर्ष्या, द्वेष भाव और क्रोध मेरे अंदर उठने लगा। उन दिनों मैंने एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी में एक बेरोजगार आत्महत्या कर लेता है। उस कहानी का नाम हत्या है। इस कहानी से मैंने तादात्म्य प्राप्त किया। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहानी में उस युवक द्वारा आत्महत्या करने की जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों को मैं भोग रहा हूं। ये मेरे जीवन में एक नया अनुभव था। कहानी से ज्ञात हुआ लोक इस कहानी का केंद्र है। निस्सहाय बेरोजगार की आत्महत्या। ये बात कुछ दिनों तक मुझ पर बुरी तरह हावी रही और पागल कुत्ते की तरह कुछ समय तक पीछा करती रही। मुझे तहसीलदार के कार्यालय में कॉपीराइट की अस्थायी नौकरी मिल गई, जिससे उन बातों ने पागल कुत्ते की तरह मेरा पीछा करना छोड़ दिया। जिस लेखक ने हत्या कहानी लिखी थी, उसी की एक और कहानी पढ़ने का मुझे मौका मिला। ये कहानी सड़क पर कंकड़ पत्थर तोड़कर जीवन यापन करने वाली एक हरिजन युवती की थी। वो भरपेट भोजन न मिल पाने के कारण बीमार हुए अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसका बच्चा बेमौत मर जाता है। अभागिनी नामक इस कहानी ने मुझे झकझोर रख दिया। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं और व्याकुल हो गया। कारण एक नीम हकीम से मैं अपनी छोटी बहन के टीबी का इलाज करवा रहा था।
मुझे लगा कि उसकी टीबी ठीक नहीं होगी और वो अवश्य मर जाएगी। इस मनोवेदना से मैं और बेचैन हो गया। लेकिन कहानी की तरह मेरी बहन की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन इसके लिए प्रसन्न होने के बदले कभी कभी मैं दुखी हुआ करता था। ऐसा राक्षसी लक्षण क्यों होता है? सोच सोचकर मेरा सिर चकराने लगा। इत्तेफाक से इन दिनों कहानियों के लेखक जयचंद से मेरी मुलाकात हुई। उनसे परिचय होने के कारण एक नया कहानी लोक मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, लेकिन ये लोक उतनी आसानी से समझ नहीं आया। हमारे गांव में एक बखेड़ा हुआ था। उससे नई कहानियों के पात्र और घटनाएं, उनको चलाने वाली दिव्य शक्तियां आंखों के सामने आ खड़ी हुई। एक दिन हमारे गांव के दलितों के घर जल गए। उस गांव के सभी किसान फरार हो गए थे। इस बखेड़े ने कहीं हमारे घर को भी चपेट में ले लिया हो। लेकिन ये सोचकर तुरंत छुट्टी लेकर मैं अपने गांव चला गया था। वहां जाकर देखा कि दलितों के घर जलकर शमशान भूमि बन गए थे। बिखरी पड़ी अस्थाई की तरह झोपड़ियां, मिट्टी की समाधियां जैसी झोपड़ियों की ठूंठ सी दीवारें शमशान में टूटे घड़ों की तरह उन दलितों की झोपड़ियों में उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पड़े हुए थे। उन झोपड़ियों के धूं-धूं कर जलने का दृश्य कितना भयंकर था, ये शमशान के चौकीदार ही बता सकते हैं। गांव से लौट आने के दूसरे दिन ही मेरी जयचंद से भेंट हुई। सदा की तरह हम अपने मिलने की जगह पर जा बैठे। जयचंद से दिमाग चाटने वाली सभी बातों को कहना मेरी आदत है। मैं अपने को रोक नहीं सका और उससे अपने गांव के बारे में बात करनी शुरू कर दी। दिन में 1 रुपया मजदूरी क्या कहीं दिया जा रहा है? तुम ही बताओ। इसलिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। किसानों का कहना है कि दादाओं के समय से जो 1 रुपया मजदूरी के रूप में देते चले आ रहे हैं, उसी से तुम काम करो। मजदूर कहते हैं आजकल सब चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं, तो 1 रुपये में काम नहीं हो सकता। उन लोगों ने मजदूरी बढ़ाने को कहा। इस पर किसानों के उत्तर को सुनकर हंसे या रोए समझ में नहीं आया। किसानों का कहना है देसी ठर्रा शराब पीने वाले सालों को जितना भी दो कम ही है। क्या वे कुछ बचत करते हैं? चर्बी चढ़ गई है इसलिए वे इस प्रकार बक रहे हैं। पहले कभी ऐसे न थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद विरोध करना सीख गए हैं। जमकर पिटाई की जाए तो अकल ठिकाने आ जाएगी। एक और खेती पर बढ़ते हुए खतरों से हम जूझ रहे हैं और इधर ये लोग मजदूरी बढ़ाने को कहते हैं। काले बाजार में यूरिया बोरी 200 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। ऊपर से किसान को और कितने खर्च करने पड़ रहे हैं। जितना मजदूर मांगते हैं उतना हम उन्हें दें तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। सच्ची तो है, जयचंद ने कहा। उसकी बात से मेरे तन बदन में आग लग गई थी। क्या सच है मजदूरी मस्ती करने के लिए शराब नहीं पीते हैं? वो तो हम करते हैं। जयचंद शायद मेरे पलटवार पर सहम गया था। उसने अपनी आवाज नीचे करके कहा, मेरा कहना वो नहीं था। मैं तो किसानों के खर्च के बारे में कह रहा था कि उनका कहना सच है। मैंने समझने के उद्देश्य से कहा, आपका कहना गरीब किसानों के बारे में बहुत सच हो सकता है। उनकी हैसियत मजदूरों से खेती का काम करवाने की नहीं होती, लेकिन मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती है, चक्की होती है। उन्हें सिर्फ खेती ही नहीं, किसी और व्यापार से भी लाभ मिलता है। उनकी दिन दहाड़े की लूट है। आज के जमाने में भी बेगारी से काम करवा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? शायद आप विश्वास न करें। सवेरे गोबर उठाकर सफाई करना, उसके लिए चारा पानी तैयार करना, फिर दोपहर 2 बजे तक खेतों में काम, यदि कुछ समय बचता है तो उसमें कुटाई पिसाई आदि का काम करना, रात को उनके लिए बिस्तर बिछाना, लगभग 12 घंटे से ज्यादा ढोरों जैसे खटकते ही रहना होता है। इसमें आधे से अधिक बेकार की चाकरी होती है। इस काम में आदमी औरत बच्चे बूढ़ों
का भेद नहीं रहता। इसके दिए हुए 1 रुपए में मुंह ढोर भी काम नहीं कर सकते हैं। मजदूरी के साथ तीनों वक्त भोजन भी तो देते हैं ना वो। इन दलितों को दिए जाने वाला भोजन घर के दामाद को परोसे जाने वाले भोजन जैसा नहीं होता है जी। मेरा ताना जयचंद को जा लगा। जरा गंभीर होकर उसने कहा, मजदूरी बढ़ाने को कहना जायज है, लेकिन उनके लिए हर काम की तरफदारी करना अच्छी बात नहीं है। किस काम की तरफदारी, मैंने पूछा। वही जब किसान घर छोड़कर भाग गए थे, तब उनके घरों में घुसकर उनकी औरतों से गाली गलौज करना, ऊपर से कम्युनिस्टों की अपने स्वार्थ के लिए तरफदारी करना, उनका पक्ष लेना आदि। ये सरासर झूठ है। ऐसा किसी एकाध के साथ हुआ होगा। पेट पर लात मारने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऊपर से वे लोग अनपढ़ और संस्कारहीन हैं। हम आज भी ब्राह्मणों की निंदा करते रहते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने कभी अन्याय किया था। इस पर आपकी राय क्या है? उनके घरों को जला डालें? रही सही ऊसर भूमि को जिसे वे जोत रहे हैं, उसे भी हड़पने की कोशिश में हैं। अब रही कम्युनिस्टों की तरफदारी की बात, आप उन्हीं की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे इस मामले में हरिजनों के पक्षधर होते रहे हैं। जयचंद ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा। मैंने अपने मन की बात उससे कही। आप यदि इस विषय पर कहानी लिखे तो अच्छा होगा। न्याय हरिजन के पक्ष में है। झोपड़ियों को जलाने वाले कोई भी हो सकते हैं, किंतु जलाने वाले, उनको रोजी रोटी छीनने वाले वे ही हैं। इस अन्याय को आपको कहानी में दर्शाना होगा। लिखिए, आप भी लिख सकते हैं। आपका कहना ठीक है। हरिजनों के प्रति भले ही कितना भी मनमुटाव क्यों न हो, किसानों को उनकी आवश्यकता है ना। क्या इतना घोर अन्याय करेंगे वे लोग? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हरिजनों ने अपने ही घरों में खुद आग लगाई थी। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई। अब मैं अपने को रोक नहीं पाया। लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो किसान प्रचार कर रहे हैं। उनका एकाध पत्रिकाओं में प्रचार किया गया है कि वे लोग बड़े रेडी लोग हैं। वही खून आप में भी है, इसलिए आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती। मेरा विश्वास कीजिए, या आप मेरे गांव जाकर पूछताछ कर लीजिए उन मजदूरों से। उन झोपड़ियों में मेरे छोटे भाई ने आग लगाई थी। उसने केवल किसानों की बुद्धि से ये काम नहीं किया था। बड़े किसानों ने पैसा देकर हमारी दरिद्रता का लाभ उठाया। इसके अलावा प्रलोभन भी दिया कि उन मजदूरों द्वारा जोती जा रही ऊसर जमीन को उनसे छीनकर उसे दे देंगे। जयचंद के सामने मैं रोया नहीं। जयचंद ने कुछ भी नहीं कहा। हमारे बीच की निस्तब्धता और पार्क में बज रहे रेडियो के संगीत की आवाज को चीरते हुए कुछ नारे सुनाई दिए। हम दोनों सड़क पर आ गए थे। सड़क पर जुलूस था, हमारे गांव के हरिजनों का जुलूस। उस जुलूस में आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, प्रौढ़ सब थे। लोग अधिक नहीं थे। वो जुलूस सड़क के दोनों किनारों पर खड़े फप्ती कसते, राहगीरों, हंसते, चर्चा करते लोगों को नजरअंदाज कर मग्न अनुशासन के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मेरे खून में पता नहीं एक प्रकार की हलचल थी। जयचंद से बात करने के पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बगल में जयचंद नहीं था। कथाकार जयचंद जुलूस में दिखाई दिया। मेरा क्या है, मैं तो पाठक हूं। क्या मुझे अभी भी सड़क पर खड़े रहना है?